बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। फाइनेंशियल टाइम्स की होशरुबा रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तबाही के दहाने के ऊपर है। मुख्तलिफ वजूहात उसके अंदर बयान की गई हैं, लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान की मामलात को, पाकिस्तान की बेहतरी को या मसाइल के हल की तरफ देखने के बजाय पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासत खेलने में मसरूफ नजर आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। कभी वो असम्बलियां तहलील करने की बात करते हैं, कभी जल्द इंतखाबात की बात करते हैं, कभी जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ अगर एक तरफ वो जेल भरने की तहरीक की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा उनको जेल में आने के बाद जो रवैया या जो उनका इंतजाम करना है उसके हवाले से बात करते नजर आते हैं। यानी इल्जाम दर इल्जाम, चाहे वो एक सियासी जमात हो या दूसरी सियासी जमात, चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद हो या अपोजिशन में इमरान खान, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से गुरेज नहीं कर रहे। सर जोड़ने के लिए बैठने को तैयार नहीं है, यह सोचने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का मसला हल कैसे होगा, इन हालात से पाकिस्तान को बाहर कैसे निकाला जाएगा। इमरान खान जेल भरो तहरीक से क्या फायदा उठाना चाहते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि वो ऐलान क्या किया और मकसद क्या है उनका, यह आपको दिखाते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। तो तारीख देंगे, सिग्नल देंगे और उसके बाद सब घरों से निकलेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। ये कोई ऐसे ही आसान काम है, लेकिन इसके बारे में जरा आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले वो किस चीज को, जेल भरे को किसके साथ उन्होंने नथी कर दिया है, यह भी जरा देखिए। अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा कि हमने अपने आइन, अपने मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। ये जिस तरीके से बात की उन्होंने आइन, इंसाफ, 90 दिन के हवाले से बात कर रहे हैं खान साहब, और 90 दिन में नहीं होते तो फिर वो तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यह जो जेल भरो तहरीक है, क्या यह कोई नई है? क्या यह नया ऐलान है? क्या यह कोई नई हिकमत अमली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर 2022 में मियांवाली के जलसे में इमरान खान ने तब क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहां लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। लाखों लोग तैयार हैं इमरान खान के लिए उस जेल भरो तहरीक में, जेल में जाने के लिए। लेकिन यह भी कोई नई बात नहीं, कोई ज्यादा पुरानी नहीं। इससे भी पहले 2014 में लिए चलते हैं, जब अगस्त 2014 के अंदर यही डी चौक के ऊपर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, गैस बिजली के बिल ना देने और टैक्स ना देने का ऐलान किया। यह आपको दिखाते और बताएंगे कि इसका असर क्या हुआ। सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें आज से। मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। यह तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी जो कि इमरान खान ने उस वक्त शुरू की, लेकिन नाकामी से दो चार हुई। सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि जेल भरो तहरीक के लिए कौन सी रियासत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाएगी जो लाखों लोगों को इमरान खान साहब जेल में ले जाने की कॉल देंगे। हुकूमती वुज़रा भी कोई बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब क्या जवाब देती हैं, ये दोनों आपको जरा दिखाते हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूं। जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तरबंद जबान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। ये तो थे वो बयानात जो कि हुकूमती वुज़रा की जानिब से उस रद्द अमल के ऊपर आए जो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, और उसकी तारीख का बाद में ऐलान करेंगे। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या किसी के पास कोई प्लान है, क्या यह जेल भरो तहरीक 5 का टोला जिम्मेदार ऐसे बदलेगा पाकिस्तान। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, राना एहसान अफजल साहब है, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे आगाज करता हूं, क्या कोई स्ट्रैटेजी है, रियासत के कौन से कवानीन से रूगर्दानी करेंगे आप लोग के जेलों में जाएंगे? ऐसे तो आपको पुलिस तो नहीं कहेगी आ जाओ जनाब जेल में चले जाओ। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरीद कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का, और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है फरीद भाई कि यहाँ पर आप जिस तरह हुकूमत चल रही है और जिस बुनियाद पर ये हुकूमत आई थी उस बुनियाद को भी छोड़ते हुए और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, इसमें सवाए जेलों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो लोग, गरीब लोग जो परेशान हैं, वो जो भूख से मर रहे हैं, वो जो बीमारियों से मर रहे हैं, वो जो परेशानियों से मर रहे हैं, तो वो खुद हमसे कहते हैं कि इससे बेहतर हमें जेल में ले जाओ, कम से कम पतली दाल को खाने को मिलेगी। रियासत के कौन से कवानीन से रूगर्दानी करेंगे? देखें, हम ये इनकी ख्वाहिश है। हमने ये कहते हैं कि जी आपने हमारे लोगों को पकड़ा दकड़ा, वो हमने नहीं पकड़ा दकड़ा, वो नैब पकड़ती थी, वो करप्शन के चार्जेस पे पकड़ती थी, समझे ना। और बहुत मेरा सारी सवाल बड़ा लॉजिकल है। मेरा सवाल लॉजिकल है। जेल भरने के लिए रियासत के कौन से कवानीन से रूगर्दानी करेंगे? ऐसे तो जेल नहीं भरेंगे। जेल भरने के लिए, जेल भरो तहरीक के लिए रियासती कवानीन से टकराव लेना पड़ता है, टक्कर लेनी पड़ती है, खिलाफवर्जी करनी पड़ती है। आपने 2014 के अंदर भी बिजली के बिल ना देने, गैस के बिल ना देने, इनकम टैक्स ना देने के हवाले से खान साहब ने कहा। उस वक्त खान साहब की भी यह कॉल नाकामी से दो चार हुई। गैस बिजली का कनेक्शन कट गया खान साहब के घर का, बिजली का बिल दिया, फिर कनेक्शन बहाल हुआ। तो कहां गई आपकी वो तहरीक? उसके बाद वो नाकामी जो है, आप उसको फरीद भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं फरीक नहीं बन रहा। देखिए, अगर आप ये देखिए आफ्ताब जहांगीर साहब, आप अगर ये माइंड फ्रेम के साथ आए हैं कि मैं फरीक बन रहा हूं, मैं फरीक नहीं हूं। मेरा बड़ा वैलिड सवाल है, फरीद भाई आप मेरा जवाब दीजिए ना। नहीं, आप मुझे हमेशा ये कहते हैं कि मैं फरीक हूं, मैं फरीक नहीं हूं। मैं सुन नहीं रहे आप मेरी। मैं आपका जवाब दूंगा। आप खामोश रहेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आप खामोश रहेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे। अगर आप बीच में सवाल पे सवाल करते रहेंगे तो मैं अपनी बात कैसे मुकम्मल करूंगा? हाँ, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं ना आपको कि जी हम जाके थाने के बाहर खड़े होकर 50 आदमी, 100 आदमी, 2000 आदमी नारे लगाएंगे मुंशी मुंशी मुंशी, तो बस गिरफ्तारी का मुकदमा बना दें मुझ पर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे इसके लिए कोई रीजन चाहिए गिरफ्तारी के लिए? इस मुल्क में आपने जो देखा है, ये रीजन चाहिए, कोई रीजन चाहिए गिरफ्तारी के लिए कि कोई बात? हालांकि मुंशी, इन लोगों को पता नहीं है कि मुंशी एक बरादरी का नाम था। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अरसा अटॉर्नी जनरल रहने वाला अजीज अहमद मुंशी था। तो उसने वो वकील माजी में सियासी जमातों के हवाले से कोई ज्यादा अच्छी तारीख नहीं मिलती है। जेल भरो तहरीक की कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी माजी में। आप कैसे इसको कामयाब बनाएंगे? चले, मैं रिफ्रेश कर देता हूं सवाल को। आप इसको कामयाब कैसे बनाएंगे? माजी में तो कोई कामयाबी नहीं हमने देखी। सर, ये हम बताएंगे आपको। आपने कहा कि वो हमारी नाकामी में तब्दील हुई थी 2014 वाली, लेकिन वो नाकामी में नहीं तब्दील हुई थी, वो कामयाबी में तब्दील हुई थी जब 2018 में पाकिस्तान अवाम ने निकल कर पीटीआई को वोट दिया, समझे ना, और पीटीआई ने हुकूमत की। इसी तरह ये तहरीक भी हमारी कामयाब होगी। लेकिन क्या हम जाके बैठेंगे, हम अपने आप को पेश करेंगे, और ये इनका काम है क्या हमें किस तरह गिरफ्तार करते हैं? वैसे बोलने पे तो ये गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हम तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वहां बैठकर। आफ्ताब साहब, मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ आता हूं, समझे ना, कोई ठोस वजह नहीं चाहिए। बात ये कि ये तो चंद गिरफ्तारियां आपकी हुई हैं, ये चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, आप लाखों लोग जेलों में लाने की बात कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, राना साहब, आप एक तरफ चले, ये तो जेल भरो तहरीक है, ये कह रहे हैं 90 दिन में इंतखाब नहीं होते तो जेल भरो तहरीक का ऐलान हो जाएगा, इंदिया दे दिया, ये ऑप्शन इस्तेमाल हो गया। कम से कम आपकी तरफ से
ऐसे रद्द अमल की तवक्को तो नहीं है कि आपके वुज़रा कहते हैं, कोई कहता है आओ तो सही जेल में तुम्हारा इंतजाम करेंगे, दूसरे आपकी विफाकी वजीर कहती है कि जनाब पेट भरो तरी। ये रिस्पॉन्स है हुकूमत का। राणा साहब आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है, मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ आता हूं, जरा सा आपकी वॉइस का इशू हम सॉल्व करते हैं। तैमूर साहब ये रिस्पांस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जेल भरो तहरीक का ऐलान करने पे यानी खान साहब ने ऐलान कर दिया, एक तरफ यहां पे बिलावल साहब के हवाले से बात हुई तो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, आप तो इन पर तनकीद करते थे, अब इस तरह की अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत ही शुक्रिया आपका फरीद साहब। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पिछला जो इनको कामयाबी मिली थी वो किसी वजह से नहीं मिली थी, वो कामयाबी इनको दिलाई गई थी और जिसने दिलाई थी वो आज यहाँ पर नहीं है, तो उसका बात करने का जिक्र करने का फायदा नहीं है। पर इनको मुसल्लत किया गया था 2018 में, बड़ी मुश्किल से मुसल्लत किया गया था। अब बात कर रहे हैं जेल जाने की। जो शख्स छिपकली देख के छलांग मारता है 4 फुट दूर वो जेल में जाएगा। जिस इंसान को 7 स्टार लग्जरी में रहने का शौक है, जिनके ऐश और अयाश भी बड़े अच्छी तरह से हम सब जानते हैं, वो जेल जाने की बात कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात, जेल में जाने की बात वो कर रहा है जो अपने पे जितने केसेस है सबसे प्री अरेस्ट बेल लेके बैठा हुआ है ये लोग जेल में जाएंगे। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं 4-4 दिन भाई, वो कह रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन कराए वरना जेल में लाखों लोग हैं। वो कह रहे हैं जेल जाने से नहीं डरते, आपको मैंने दिखा दिया अभी। खान साहब कह रहे हैं लाखों लोग मेरे पास हैं जो जेल जाएंगे, कैसे संभालेंगे लाखों लोगों को जेल में आप? इनके लाखों, उन लाखों लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इनके खास स्पोक्स पर्सन हैं, इनके एमएनए थे, इनके वफाकी वजीर थे, जो एक दिन में रोना धोना शुरू कर दिया जेल में। कोई हार्ट अटैक का बहाना करके गिर रहा है, कोई आंसू पटल अपने साफ कर करके रो रहा है, कोई धाड़े मार रहा है। ये लोग जेल में जाएंगे, इनकी असलियत तो हमारे सामने आ गई। और अच्छा हुआ कि न्याजी के ऐलान करने से पहले इन सबकी असलियत हमारे सामने आ गई कि कितने इनमें से जेल जा सकते हैं। तो इमरान न्याजी तो घर से नहीं निकल सकता डर से, जेल जाने का छोड़ दें। तो ये बहुत से इन्होंने तरीकेकार आजमाए हैं हुकूमत को परेशान करने के लिए, डराने के लिए। हुकूमत नहीं डरेगी, अगर आएंगे तो आपको वेलकम करेंगे। और इमरान खान को तो इंशाअल्लाह ताला कराची की सेंट्रल जेल में रखूंगा और मैं खिदमतगार पीपल्स पार्टी को खिदमत जरूर करूंगा। मैं देखना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता ये दिन कभी मेरे नसीब होगा, क्योंकि ये मुल्क से भाग जाएगा जब ऐसी बात आएगी। इनको सिर्फ बचना है फॉरेन फंडिंग केसेस से, तोशा खाना के करप्शन केसेस से इनको बचना है। जो पिंकी पीरनी और फराह गोगी ने करप्शन की और करप्शन के जो फराह भाग गई है मुल्क छोड़ के, उससे ये घबराए हुए हैं। जो इन पे केस चल रहा है इलिसिट तैमूर साहब, आपकी हुकूमत है सिंध में भी, विफाक के अंदर भी आपके पास इख्तियारात हैं। अगर इन पर इल्जामात है तो गिरफ्तार करें, मुकदमा चलाएं, मुकदमा चलाएं इनके ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं आप तीसरे फरीक इन पे मुकदमा चलाएं, इन पे मुकदमा चलाएं, इन पे मुकदमा चलाएं। तैमूर साहब, आप सिर्फ इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा, इन पे मुकदमा चलाएं, आप इन पे मुकदमा चलाएं। आपकी हुकूमत है, अगर आपके पास सबूत है आप लेकर आए, गिरफ्तार करें इमरान खान साहब को। क्यों गिरफ्तार नहीं करते आप? फरीद साहब, केसेस चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है, तोशा खाना केस अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। पर हम इन लोगों की तरह लोगों को एजेंसी से उठवाते नहीं थे, हम इनकी तरह झूठे केसेस नहीं करवाते। अगर झूठे केसेस करवाए तो 100 केस इमरान खान पर करके उसकी गिरफ्तार कर लिया होता। हम हकीकत के साथ जा रहे हैं, लीगल तरीकों से जा रहे हैं, और जो टाइम उसमें लगता है भले लगे, हमें कोई जल्दी नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी हो कानून के तरीके से खेलते रहे, पर जरूर रहना चाहिए। ठीक है, एक मैंने ब्रेक लेनी है। मैं आपने कोई एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? चले, ये सवाल है, लेके जा रहे हैं, ये सवाल है। आफ्ताब साहब, आपका सवाल है, तैमूर साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मैंने एक ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक से पहले मैं राणा साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। मैं केस खेलते रहेंगे, सियासत खेलते रहेंगे आप, 5 के टोले को जिम्मेदार करार देते रहेंगे आप, लेकिन आईएमएफ के सामने जो घुटने आपने टेके और अवाम को जो कड़वी गोली खानी पड़ेगी उसके हवाले से आप कोई बात नहीं करते। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सब कुछ आया उसके अंदर, बैनुल अक़वामी जरीदे बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान तबाही के दहाने के ऊपर है।
आपको केसेस और उनको जेल में आने और उनके ऊपर केसेस के हवाले से नाअहली, इससे फुर्सत नहीं मिल रही है। पाकिस्तान का कर क्या रहे हैं? आईएमएफ के सामने घुटने आपने टेके, इल्जाम आप उनको देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो इनके किए हुए मुआहदों को आगे लेके चल रहे हैं और मसला ये है कि अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई आईएमएफ से के अलावा अल्टरनेटिव है तो वो पीटीआई हमें बता दे। हम तो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके ये प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे। क्या हमें खुशी है कि पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है? क्या हमें इसका कोई सियासी फायदा है कि बिजली, गैस या अजाफी टैक्सेस हमें लगाने पड़ रहे हैं? ये वो मजबूरी के फैसले हैं जो अगर वक्त पे कर लिए जाते तो इन हालात पे हम ना पहुंचते। लेकिन जो 4 साल की जो बदहाली है वो उसका गंध हम साफ कर रहे हैं। तो और उसके राणा साहब, आप कब तक इल्जामात की बौछार करते रहेंगे? और सिर्फ इमरान खान पर नहीं बल्कि अब तो नून लीग का जो नया बयानिया है 5 का टोला, आपने तो उन 5 के पीछे कौम को, अवाम को ट्रक की उस बत्ती के पीछे लगा दिया है। जरा सुनवाइए आपकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या कहती हैं इस हवाले से। मैं फिर इस पर जवाब लूंगा कि उस 5 के टोले के हवाले से आपने करना क्या, दिखाइए जनाब। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। जी राणा साहब, इस 5 के टोले का क्या करना है आपने? देखिए, किसी को शक है कि कोई 11 साल से इनको इक्तदार में लाने की पूरी एक प्लानिंग की गई और फिर जब इक्तदार में इनको लाया गया तो किस तरीके से मुल्क के अंदर बदहाली हुई और ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसके साथ अब आपने करना क्या है? हुकूमत आपकी है ना, चले जो लाने वाले हैं उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाना है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है? 5 के टोले का देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई, अगर एविडेंस हुई, केसेस बनने जोगे हुए तो बिल्कुल बनाने चाहिए। एक के खिलाफ आपने किया तो क्या कर लिया राणा साहब? नहीं, देखिए बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी ने आइन को पामाल किया और किसी को ने जो है वो एक इलीगल सपोर्ट दी जो कि देनी नहीं बनती थी, तो इसके ऊपर जरूर फैसला होगा कि किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है। बहरहाल अभी इस वक्त तो नहीं, लेकिन आपको ये पॉलिसी, ये चीज तो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस वक्त आपकी जमात का, पर्टिकुलरली आपकी जमात का नया बयानिया है ये 5 का टोला। तो कौम को बताएं कि आपने इनके साथ क्या करना है। अगर ये जिम्मेदार हैं आज के हालात के, तो आप इनके साथ क्या करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करके आज आप पाकिस्तान की हालत दुरुस्त समत में डाल सकेंगे उसको? देखिए, पाकिस्तान की हालत दुरुस्त सिमत में तो तब डलेगी जो हम प्रोग्राम जिसमें है उसको हम मुकम्मल करें। जिस तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है वो लेके आए, और ये जो एक कह लें कि जो अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इलीगल तौर पे अगर कोई फैलाता है तो उसको रोका जाए। इसके अलावा तो पाकिस्तान को आगे ले जाने का तो इकोनॉमिक सोल्यूशन है, वही सोल्यूशन तो है। वो सोल्यूशन आप देख क्यों नहीं? इस्तीफे किसने दिए थे? तो फिर मंजूर हो गए तो अब चीखना चिल्लाना किस बात का, रोना किस बात का? एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? अब मंजूर गलत हुए ना, आप आइन की तशरीह कर रहे हैं। आप भाई स्पीकर के पास इख्तियार है, वो जब चाहे मंजूर कर ले। आप स्पीकर के इख्तियार को भी अपने इख्तियार के साथ मिलाना चाहते हैं कि जब आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे वो वैसे मंजूर करेगा। ये तो ना बात हुई ना आफ्ताब भाई। तो ये उनको फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी ना। फिर तो पिछले साल जो है अप्रैल, जून, जुलाई में जब नहीं, वो आपकी मर्जी से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो आपकी मर्जी से कबूल करेंगे। चाहिए थे ना मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, स्पीकर आपकी राय पे चलेगा या आइन की राय पे, आइन की तशरीह पे चलेगा, ये बता दें। आपने कहा कि देखा मैं जैसे जहाज के अंदर स्पीकर कैसे चलेगा? डर गया है, समझे ना। पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई है, आईएसपीआर आपके फेवर में आकर बोला। भाई आप मुझे बता दें स्पीकर कैसे चले? स्पीकर आइन की तशरीह पे चले या वो आपके कहने पे चले? स्पीकर अपने कानून के मुताबिक चले। तो भाई स्पीकर का तो इख्तियार है, वो जब चाहे मंजूर कर ले। कहता है उसके मुताबिक चले। स्पीकर का कहना यह है, आइन क्या कहता है। देखिए फरीद भाई, आप सुने, आप आराम से सुन ले मेरी बात। शकूर शाह का इस्तीफा जो था,
इसी स्पीकर ने मंजूर किया, फिर उसको डीलिस्ट किया, फिर उसके अंदर इलेक्शन अनाउंस किया, फिर जब वो कवरिंग कैंडिडेट बना, उसके बाद शकूर शाद को कोई पैगाम आया होगा, क्या हुआ होगा, वो चला गया चले हाई कोर्ट। मैं आपकी ये आफ्ताब भाई ये दाएं बाएं से आप निकल रहे, मेरी बातों का आप उस तरह से जवाब नहीं दे रहे। तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम असेंबली में आना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, यही हमें धुतकार रहे हैं, यही हमें पीछे हटा रहे हैं। भाई हाथ बढ़ाइए ना इनकी तरफ, बुलाइए इनको, बिठाइए अपने साथ। देखिए जी, एक बड़ा अच्छा जेस्चर था जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनको बुलाया, इनको कहा कि एपीसी में बैठे। हमारे आज के सबसे जो दो बड़े मसले हैं, एक हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और दूसरा हमारा टेररिज्म है, तो ये उस पर आने नहीं चाह रहे। तो मैं आपको आज बड़ा जल्दी से आपको समअप करके बताता हूँ। मैं सदर जरदारी अपने कायद का शागिर्द हूँ। वो जो असल पार्टी है वो तो कहती है झूम मरो, वो तो कहती है कि तुम आओ जेलों में, तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा मैं, तुम याद करोगे। वो कोई बदमाश है क्या है वो? अच्छा तैमूर साहब को जरा बात करने देना। आफ्ताब साहब, तैमूर साहब को जरा, आपकी बारी में वो नहीं बोले, वो खामोशी से सुन रहे थे। जरा बात करने दें तैमूर साहब को। मैं चाहूंगा जरा तैमूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं। सर उनके मुजरा की गुफ्तगू तो सुनो यार, गार्डों के बगैर जरा आके तो निकलो मार्केट में, जो सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए उससे हट के जरा मार्केट में तो आओ जी। तैमूर साहब तो जाओ। तैमूर साहब या तो इनको म्यूट कर दें या फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये जो भी आल फाल कहते रहे, मैंने बीच में कोई अल्फाज नहीं कहा। आफ्ताब भाई आपसे बड़ी मोदबाना रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। तैमूर साहब को सुनने दे मुझे। ना मैं ब्रेक बाद में लूंगा जी। तैमूर साहब का पहले तैमूर साहब की मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। तैमूर साहब बताइए। तो आपकी आवाज बंद कर देंगे, बताएं तैमूर साहब। असल में इन लोगों ने जो गलतियां की है ना, सियासी गलतियां, इन्होंने खुद इस्तीफे दे दिए, असेंबलियों से चले गए। इन लोगों ने खुद अपनी केपीके और पंजाब की हुकूमत गवा दी। अब ये पागल हो गए, अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए चीखम चिल्लार, इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये एपीसी में कैसे बैठ सकता है। हालांकि उसको एक गुडविल जेस्चर किया शहबाज शरीफ साहब ने कि आप आए बैठे, जो हमारे मुल्क के दो सबसे बड़े इश्यूज हैं, जो दो सबसे बड़े परेशानियां हैं, एक टेररिज्म है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो एक पे तो आके बात करें। पर वो यहां पर आके बात कर नहीं सकती क्योंकि वही शख्स है, ये इमरान नियाजी वही शख्स है जिसने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। ये वही शख्स है, जब हम पे हमले हो रहे थे ये कहता नहीं तालिबान से बात कर, वो हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों। रहमान से पूछ लो तमिल भाई, मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लो उसामा बिन लादेन के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान बोलते हैं कि वो शहीद नहीं है तो मैं भी मान जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लो कि वो शहीद है कि नहीं है उसामा बिन लादेन। चले पता चला ये भी उसको शहीद मानता है, अच्छी बात है। इनकी ज़हनियत और खुल के सामने आ रही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं आपको बात बताऊं, तीसरे नंबर के ये वही शख्स है जो तालिबान की बी टीम है और तालिबान इसकी सी टीम है। क्योंकि जब हमने वो 100 टेररिस्ट गिरफ्तार की, 100 हमने तो बहुत किए टेररिस्ट गिरफ्तार, पर जो 100 टेररिस्ट थे जो मेजर क्राइम, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सप्लोजन्स, मर्डर्स में इन्वॉल्व थे, उन 100 लोगों को इमरान नियाजी ने छुड़वाया। तो ये अपनी बी टीम के खिलाफ बैठ के बात कैसे कर सकता है? ही इज अ टेररिस्ट हिमसेल्फ, ही इज एज इन्वॉल्व्ड एज दे आर। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने असेंबलियों से इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो अब ये आपके पास कैसे आएंगे? एक ब्रेक ले लेता हूं, टेररिस्ट कह रहे हैं। एक मैं ब्रेक ले लेता हूं, हुकूमत अफगानिस्तान की ब्रेक ले लेता हूं मैं, एक वक्फा लेना है मैंने। आफ्ताब साहब वक्फा लेना है। तैमूर साहब मैं आपके पास इसी सवाल से आऊंगा और आप ही से आऊंगा मैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब ये कहते हैं आपने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए और अपनी मर्जी से इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए हैं। अब ये आपके पास अगर नहीं है, ये असेंबलियों के अंदर नहीं है, तो किस तरीके से तैमूर साहब से बात करेंगे? कनेक्टिविटी दीजिएगा जरा। राणा साहब आप मुझे जवाब दे दें, अब आप इसको कैसे लेके जाएंगे जनाब? 90 दिन के इलेक्शंस होंगे, नहीं तो जेल भरो तहरीक, एक नया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो ऑलरेडी है, किसी तरीके से तो आपको बिठाना होगा इमरान खान साहब को साथ में। देखिए, हमने तो इमरान खान साहब को मिसाके मईशत की भी दावत दी और हम तो बारहा कहते रहे कि ये असेंबलियों में आए और वहां आके अपना रोल अदा करें। इन्होंने केपीके की और पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील कर दी। जब इन्होंने तहलील कर दी तो इनकी जो नीयत थी वो सामने बड़ी क्लियर कट आ गई कि ये चाहते हैं सिस्टम को डीरेल करना।
अब देखें, अब ये वापस असेंबलियों में क्या करने आ रहे थे? ये क्या बिल पास कराने आ रहे थे? वहां कमेटियों में बैठने आ रहे थे? पाकिस्तान के मफाद के लिए आ रहे थे? राणा साहब, ये अपनी वहां की कट डालने आ रहे थे। 90 दिन में केपी और पंजाब के अंदर 90 दिन में आइन कहता है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन में इंतखाब होंगे। अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए, तो वो कहीं क्या गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, मैं भी समझता हूं कि टाइमली होने चाहिए, लेकिन मैं आइन का आर्टिकल 254 आपके सामने अभी पढ़ देता हूं। देखिए, फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये बेसिकली ये आर्टिकल कहता है कि अगर एक टाइम फ्रेम दिया गया है आइन के अंदर और उस टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज पूरी नहीं हो पाती और वो कुछ देर बाद हो जाती है, तो वो इनवैलिड नहीं होगी और वो इनफेक्टिव नहीं होगी। आर्टिकल 254 है, ये बड़ा क्लियर कट है, बहुत क्लैरिटी है इसमें। अगर आप इसको पढ़ें, बल्कि अपने नाजरीन को भी पढ़ के जरूर सुनाइएगा अगले किसी प्रोग्राम में, तो आइन के अंदर तो गुंजाइश मौजूद है कि अगर ये 90 दिन से आगे चला जाए तो वो कोई गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। देखिए, हमने अपना आईनी जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने ये पूरा जो मामला है ईसीपी के हवाले कर दिया है। इसमें हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई इसमें करना धरना नहीं है, ये ईसीपी ने कराए। ठीक हो गया। तैमूर तालपुर साहब, मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं ईसीपी का काम है। अब कैसे मुमकिन होगा? खान साहब तो अगर 90 दिन में इंतखाब नहीं होते, वो तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो आपकी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, चली गई है बल्कि, और साथ साथ दहशतगर्दी। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप सब बैठ जाए पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर। जहां तक बात है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, तो वो तो क्रिएट की गई है, वो इमरान नियाजी ने खुद क्रिएट की। उसने खुल के कहा, आपने उसकी आवाज में सुना जब उसने कहा कि भाई अपने वजीरों को कहो कि वो वापस वर्ल्ड बैंक को बता दें, IMF को बता दें कि वापस हम लोन पे कर नहीं कर सकते, ताकि क्राइसिस आ जाए। तो क्राइसिस तो मुसल्लत किया हमारे ऊपर। ये डील IMF की किसकी की? ये भी इन्होंने की, इमरान नियाजी ने की। उस पर इमरान नियाजी के सही हैं, PDM की या पीपल्स पार्टी के नहीं है। तो ये होगी पहली बात आपकी। उस पर लेकिन आज PDM हुकूमत IMF के सामने घुटने तो टेक रही है ना, मजबूर तो है उनकी शराइत मानने के लिए। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि घुटने टोक रही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी अवाम को कम से कम इन्फ्लेशन मिले, पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर टर्म्स मिले। जो IMF ने प्रपोजल दिया था 80 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, उसको PDM की हुकूमत 35 रुपीज पे लेके, तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल मैं ये मानता हूं। दूसरी बात आपने की जेल भरो तहरीक, तो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन जेल भरो तहरीक की शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इतने कॉमेडियंस और जोकर्स मिलेंगे जिस तरह से धाड़े मार मार के रोएंगे। कोई एक्टिंग करेगा दिल के दौरे की, कोई एक्टिंग करेगा किसी और बीमारी की, किसी को मिर्गी हो जाएगी, कोई कहेगा मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, मुझे यूरिन नहीं आता। तो उसका हम इंतजार, और खसूसन मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिस दिन इमरान नियाजी जेल आएगा, मैं उसे खुद वेलकम करूंगा सेंट्रल जेल में और उसकी खिदमत। देखिए तैमूर साहब, सियासी जमातों के रहनुमाओं की जेल में और सियासी इंतकाम क्या पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुरुस्त है? तैमूर साहब, आप लगता है कि आपने कोई अपनी स्पेशल कोई फोर्स बनाई हुई है और वो सब, ओ भाई खुदा का लो, नाम लेते थे तो व्हील चेयर पे चले जाते थे आप लोग। नाम लो ना, नाम तो व्हील चेयर पे बिस्तरे मर के ऊपर बैठ जाते थे जाकर, तब वहां से तस्वीरें डालते थे, समझे ना? खुदा को मानो तैमूर साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो कि अल्लाह के हिसाब से डरो। तुम क्या खिदमत करोगे? मैं तो तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, समझे ना? तो बात कर, आप बात को सही समझने के बजाय, बात को नॉर्मल करने के बजाय, आर्गुमेंट्स के साथ गुफ्तगू करने के बजाय आप हमें थ्रेट कर रहे हो। सलीका नहीं है, सुनने का तो सलीका रखो। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि खसूसन, और सलीका क्या, तुम जब बात ही गलत करोगे तो मैं क्या करूंगा? फिर शुरू हो गया ये यार, इसका ऐलान करे, पानी नहीं पिलाए उसको, शायद भाभी से। अच्छा चले भाई, इसलिए शुरू हो गया कि जब मैं जरदारी के बारे में बात करूंगा तो तुम क्या समझोगे? आफ्ताब साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। चले तैमूर साहब, चले इस चीज के ऊपर लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड कि वो आगे चल के किसके लिए क्या फैसला करता है। मुकम्मल कर लूं जी, मैं लास्ट कमेंट कीजिएगा, मैं आफ्ताब साहब से फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा। सर, मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो गिरावा शख्स जिसने हमारी बहनों को जेलों में डाला, मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाला, अदी फरियाल टालपुर को जेल में डाला, ना कि सिर्फ जेल में डाला, पर जेल में डालने के बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई और उसको कम से कम आपने मरियम नवाज को बहन को कहा, पहले इलेक्शन से पहले जो कुछ कहते थे वो भी बता दो।
तो अभी तो मजा देखे ना, हम में से कोई नहीं रोया, हम में से कोई नहीं चिल्लाया, हमने अपना हिम्मत के साथ किया और हिम्मत से फिर भी जेलों में जाएंगे। इनका हशर देखिए सर हम भी नहीं रोए, माजूर आदमी हूं लेकिन रोऊंगा नहीं, तुम्हारा माजूर आदमी हूं लेकिन रोऊंगा नहीं, तब पता चलेगा। चले आफ्ताब साहब छोड़े इस बात को यार, सबसे ज्यादा मुझे आफ्ताब साहब आजकल जो भी पीपल्स पार्टी का आदमी आता है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे ये कि वो बताएं कि धमकियां क्या देना शुरू कर देता है। आपकी इस निजाम को, सिस्टम को डिरेल करने की जो कोशिशें थी, क्या ये आखिरी अब कोशिश साबित होगी? अगर ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते, जेल भरने के बाद अगर आपने असेंबली तोड़ी, केपीके की डिसॉल्व की, पंजाब की, आपके पास कोई ऑप्शन अब बाकी नहीं रह गया। एक आखिरी ऑप्शन है जेल से बाहर, जेल में चले जाएंगे तो आपकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। फरीद भाई आपने कितने हजारों प्रोग्राम करते हैं ना जी, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। आप हजारों प्रोग्राम करते हैं ना, आपको याद होगा हमारी असेंबली तोड़ने से पहले ये क्या कहते थे कि आप पंजाब की और केपीकी की असेंबली तोड़े। अच्छा आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? पंजाब और असेंबली, चले केपीकी की असेंबली मेरा जवाब दे दे। वो तो ये कहते थे ना, मुझे ये बताएं आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? कि ये अगर अदालत इनको रिलीफ दे देती, सुन तो ले, अगर ये 90 दिन से पहले इलेक्शन, 90 दिन के बाद और 90 दिन के फौरन बाद इलेक्शन नहीं करवाते तो अदालत फैसला करेगी, अदालत इनको 2 साल का टाइम दे दे, इनको 10 साल का टाइम दे दे, समझे ना, आइन के मुताबिक ये देगा ना टाइम। हम तो ये चाह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए, फेयर इलेक्शन हो जाए, जिसके पास भी आवाम की मैंडेट हो, यानी कि आप इस मामले पे भी अदलिया की तरफ आपकी निगाहें मरकूज हैं कि अदलिया इस मामले का फैसला करे। सर क्योंकि हर चीज अदलिया करती है। चले आई हैव टू क्लोज आफ्ताब साहब, चले आई हैव टू क्लोज सर, चले बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया, उसकी तशरीह के लिए भी हमें थैंक यू आफ्ताब जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया, तैमूर तालबी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।